व्यक्ति की खून में लथपथ लाश और घर की छत पर खड़ा वह खूंखार और भयावह काया वाला उसका हत्यारा। यह ऐसा खौफनाक मंजर था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सेठ जी और वहां खड़े हर एक इंसान किसी मुर्दे की तरह भावहीन और स्तब्ध खड़ा था। तभी जोरों की बारिश शुरू हो गई। पूरे गांव में मातम छा गया था। ऐसा सन्नाटा पसरा था जैसे कोई जिंदा ही ना बचा हो। बिहार के सायागढ़ गांव के एक 10 एकड़ जमीन पर बने विशाल और सालों से खाली पड़े मकान में अचानक हलचल और चहलकदमी शुरू हो गई थी, क्योंकि गांव के सबसे रईस और अमीर आदमी की बेटी की शादी का सारा समारोह इसी मकान से होने वाला था। और यह मकान उसी सेठ ने अपने ही छोटे भाई से 1 साल पहले ही खरीद लिया था। क्योंकि शादी और समारोह की बात थी और वो भी इतने अमीर सेठ की बेटी की, इसलिए वर्षों से जर्जर और सुनसान पड़े मकान की मरम्मत जोरों शोरों से चल रही थी और इसके लिए पूरे गांव के मजदूर दिन और रात लगे रहते थे। कुछ दिनों में ही मरम्मत का सारा काम हो गया और टेंट वगैरह लगाने का काम भी शुरू हो गया। वो लड़की जिसकी शादी होने वाली थी उसका नाम था तृष्णा, और उसने शहर से अपनी 2 सहेलियों को भी बुलवाया था जिनके साथ वो कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी। उनमें से एक थी दिया, जो उसकी शादी में बिल्कुल भी आना नहीं चाहती थी और उसने साफ मना भी कर दिया था, क्योंकि तृष्णा असलियत में दिया से बहुत चिढ़ती थी और उसकी गरीबी पर ताने मारा करती थी। दिया एक साधारण घर की लड़की थी जो शहर में एक किराए के मकान में अपने परिवार के साथ में रहती थी। वह एक अच्छे और सच्चे दिल की लड़की थी और पढ़ाई में भी बेहद होनहार थी। वहीं दूसरी ओर तृष्णा बार बार फेल हो जाया करती थी और अपनी अमीरी का फायदा उठाकर मास्टरों को रिश्वत खिलाकर पास हो जाती थी। मगर क्योंकि तृष्णा का परिवार गांव में रहता था, इसलिए तृष्णा दिया के घर की पड़ोस में एक हॉस्टल में रहती थी। तो दिया का नेक परिवार तृष्णा को अपनी बेटी की तरह ही मानते थे और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते थे। तृष्णा ने दिया की मम्मी पापा को किसी तरह मना लिया और इस तरह दिया और उसके दोनों भाई भी तृष्णा के गांव आ गए। तृष्णा तो बस अपने गांव की बड़ी बड़ी कोठियों और जमीन जायदाद का दिखावा दिया के सामने करना चाहती थी, पर दिया को इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। जिस दिन दिया और उसकी एक और दोस्त नेहा गांव आए, उसी दिन दोपहर को तृष्णा उन दोनों को अपना वह नया मकान दिखाने दोनों को वहां ले गई जहां उसकी शादी का सारा समारोह होने वाला था। मकान बेहद विशाल था। उसके चारों ओर बहुत से अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे और हवा सुहानी सी बह रही थी। पतझड़ का मौसम अभी अभी गुजरा ही था। पतझड़ से पत्तों की एक पूरी बिस्तर बिछी हुई थी, जिन्हें तेज हवा एक और इकट्ठी किए जा रही थी। लगभग 4 बजे का समय हो रहा था। शाम होने वाली थी। उस दिन टेंट वगैरह का काम भी पूरा हो गया और सारे मजदूर अगले दिन सजावट वगैरह का काम करेंगे, ये तय करके घर लौटने लगे। बागीचा बहुत बड़ा था। तृष्णा की एक गांव की एक और दोस्त शालिनी भी उनके साथ घूमने बागीचे में आई हुई थी। चारों इधर उधर घूम रही थी कि तभी नेहा की नजर मकान के पिछले वाले कमरे में पड़ी। दूर से उस कमरे में कुछ अजीब सा नजर आया तो नेहा ने दिया को भी दिखाया। दोनों कमरे के थोड़े करीब पहुंची। बाकी दोनों लड़कियां भी पीछे ही थीं। उन्होंने देखा पीछे वाले कमरे में कोई अधेड़ उम्र का आदमी लेटा हुआ था। उसने सफेद कुर्ता पायजामा पहना हुआ था। नेहा और दिया, उनकी नजर पहले गई तो उन्होंने बाकी दोनों को भी दिखाया। दिया को ये बात बहुत अजीब लगी कि पूरा कमरा धूल मिट्टी से भरा है, सालों से बंद है, तो इसमें यह आदमी कर क्या रहा है। उसकी बात सुनकर तृष्णा उस पर हंसने लगी और ताना मारते हुए बोली, अरे दिया, तुम्हें ये सब की आदत नहीं है ना यार। हमारे पास बहुत ज्यादा नौकर चाकर है। मैं तो खुद भी नहीं पहचानती अपने नौकरों को। उनमें से कोई एक होगा, उससे हमें क्या। उसे चुपचाप आराम करने दो। तृष्णा और उसके गांव वाली दोस्त शालिनी काफी देर से दिया को तानों से परेशान कर रही थी और अब वे दोनों वहां से जाने लगी। उन्होंने नेहा को बोला, तू चल रही है हमारे साथ या तुझे भी दिमाग लगाना है दिया की तरह यहाँ खड़ी रहकर। इतना कहकर दोनों आगे बढ़ गई। दिया और नेहा वहां कुछ बातें ही कर रहे थे कि तभी दूसरी ओर से तृष्णा और उसकी सहेली शालिनी की चीखने की आवाज सुनाई दी। तृष्णा अपनी दोस्त शालिनी के साथ उस बागीचे के दूसरी तरफ घूम ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक कमरे की खिड़की से अंदर की ओर गई, जहां से कोई
कोई उन दोनों को बड़ी बड़ी और लाल और सूखी हुई आंखों से घूर रहा था। तृष्णा की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसकी चीखें निकल गई। तृष्णा और शालिनी दोनों वहां से भागने को पीछे मुड़ी। तभी उन्होंने देखा, उनसे कुछ दूरी पर वही सफेद कुर्ता वाला आदमी रेंगते हुए उनकी तरफ ही तेजी से बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बुरा और डरावना सपना देख रही हो। उनके शरीर का सारा खून जैसे एकाएक सूख गया, शरीर सुन्न पड़ गया। वे दोनों वहां से चीखते हुए, लड़खड़ाते हुए, गिरते और पड़ते हुए भागने लगी। वहीं दूसरी तरफ दिया और नेहा उन दोनों की चीखें सुन उनकी ओर भागने को ही थी कि तभी अचानक उनके सामने वाले कमरे का दरवाजा एक कांपती और कराहती हुई आवाज के साथ खुला और उसमें से एक रेंगता हुआ आदमी, जिसे उन्होंने बिस्तर पर लेटा हुआ थोड़ी देर पहले ही देखा था, वो आदमी उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। दिया को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। दोनों की आंखें फटी सी रह गई, सांसें रुक सी गई। ऐसा लग रहा था मानो वो दोनों बेहोश होकर वहीं गिर पड़ेंगी, पर उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला। नेहा दिया का हाथ जोरों से थामे हुए थी। दिया ने नेहा को उल्टी दिशा की तरफ भागने को कहा तो नेहा सहमत नहीं हुई, क्योंकि वो रास्ता सूखे हुए पत्तों से भरा था और उस तरफ का रास्ता उनके लिए बिल्कुल अनजाना था। नेहा ने कहा, हमें तृष्णा की तरफ भागना चाहिए क्योंकि उससे ही यहाँ के रास्तों का पता है। पर दिया ने उससे कहा कि भरोसा करो, वही रास्ता बेहतर होगा क्योंकि दूसरी तरफ खतरा ज्यादा है। दिया और नेहा उसी उल्टी दिशा की ओर भागते भागते एक मोड़ पर पहुंची जहां पत्तियों का एक ऐसा ढेर लगा था जैसे कोई ऊंचा बिस्तर लगा हो। नेहा और घबरा गई और अचानक सुन्न सी पड़ गई और वहीं खड़ी हो गई। दोपहर जितनी अधिक सुहानी थी, ये गहराती हुई शाम उतनी ही अधिक काली और मनहूस थी। अंधेरे में उन सूखे पत्तों के अंबार के अलावा उन्हें और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो रेंगता हुआ आदमी कहीं नजर नहीं आया। वे दोनों खौफ से इतनी ज्यादा भरी हुई थी कि ठंडी शाम में भी वे पसीने से भीगे जा रही थी और पूरा बदन कांप रहा था उनका। आवाज अब जैसे उनकी हलक में अटक गई थी। पर दिया ने फिर से एक बार खुद को और नेहा को संभाला। नेहा आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो रेंगने वाला आदमी उन पत्तों के अंदर से कहीं उनका इंतजार कर रहा होगा। तभी दिया ने अपनी जैकेट की जेब से चुपके से एक माचिस निकालकर नेहा को दिखाया। नेहा कुछ ठीक से समझ तो नहीं पाई, पर उसे दिया की योजनाओं पर भरोसा था। दोनों हाथ पकड़कर आगे बढ़ी और दौड़ते हुए उस पत्तों के अंबार से होकर भागने लगी। उन्होंने महसूस किया कि उन पत्तों के नीचे की जमीन भी ऊंची ही बनाई गई थी, जो पत्तों के ढेर से छुप गई थी। दिया कूद कर वहां से बाहर आ गई, पर नेहा का पैर किसी ने उन पत्तों के अंदर से अचानक पकड़ लिया और नेहा मुंह के बल गिर पड़ी। पर अब भी दिया और नेहा ने हाथ बहुत ही मजबूती के साथ थाम रखा था। नेहा के पैर पत्तों के अंदर थे और फिर अचानक वह अंदर की ओर खींची जाने लगी। दिया ने फिर बिना देर किए नेहा को अपना पैर मजबूती से पकड़ने को बोला और फिर अपनी जेब से माचिस निकालकर एक तिल्ली जलाकर पत्तों पर फेंक दिया। सूखे पत्तों ने पलक झपकते ही आग पकड़ ली और नेहा का जकड़ा हुआ पैर एकाएक आजाद हो गया। नेहा सरपट वहां से कूद कर बाहर आई, पर तब तक नेहा और दिया के हाथ लपटों में थोड़े जल गए थे। पर उस वक्त उन्हें उस खौफनाक मंजर के आगे वो जलन महसूस तक नहीं हो रही थी। नेहा और दिया हाथ थामे वहां से पूरी ताकत के साथ भागे। भागते भागते सामने उन्हें मकान का मुख्य द्वार नजर आया तो ये देखकर उनकी सांसों में सांस आया। वो और तेजी से भागी और मुख्य द्वार से बाहर की ओर भागते हुए भी उनके कदम रुक नहीं रहे थे। कुछ और देर भागने के बाद दिया के दोनों भाइयों ने उन्हें ऐसे देखा और घबराते हुए उन्हें रोका तो नेहा और दिया दोनों के दम इतने ज्यादा फूल गए थे कि वो ठीक से सांसें भी नहीं ले पा रही थी। वहां रुक कर भी वे बार बार मुड़कर पीछे देख रही थी। दिया ने अपने भाइयों को कहा, उस मकान की ओर कभी मत जाना, चलो वापस लौट चलो हमारे साथ। उधर कभी 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 मत जाना, कोई मत जाना, वो सबको मार देगा, वो पता नहीं कौन है। उसके दोनों भाई और भी ज्यादा घबरा गए और पूछने लगे कि तृष्णा कहाँ है। दिया ने कहा,
हमें नहीं पता तृष्णा और शालिनी अब जिंदा भी है या नहीं। उसके दोनों भाई उस मकान की ओर जिज्ञासा के साथ कदम बढ़ाने लगे, पर दिया और नेहा ने उन्हें रोक लिया। तभी एक जोरों की चीख उस मकान के अंदर से सुनाई दी और वे चारों एक दूसरे को उस ओर भागने से रोक नहीं पाए। उन्हें लगा कि वे तृष्णा और शालिनी की मदद करेंगे और मकान में घुसने लगे कि तभी मुख्य द्वार के अंदर का विशाल और सालों पुराना बरगद का पेड़ उनके ठीक सामने एक दहाड़ती हुई आवाज के साथ गिरा। चारों खुशकिस्मत थे क्योंकि पेड़ ठीक उनके एक कदम आगे गिरा था और उन्हें कोई चोट नहीं आई थी। उन चारों को ऐसा सदमा लगा कि किसी पुतले की तरह वे कुछ देर के लिए वही जम गए। तभी एक जोरों की चीख के साथ दौड़ते हुए तृष्णा मकान की ओर से भागते हुए आई और बरगद के पेड़ में उलझकर वही गिर पड़ी। दिया के भाई ने तृष्णा को खड़े होने में मदद की और उससे पूछा कि तुम्हारी सहेली शालिनी कहाँ है। तृष्णा ने कोई जवाब नहीं दिया और वह हड़बड़ी में बस वहां से भाग जाना चाहती थी। दिया ने भी तृष्णा को थोड़ा सहारा दिया और उससे शालिनी के बारे में पूछा तो तृष्णा ने मुझे नहीं पता कहकर दिया को एक जोर का धक्का दिया और वहां से भाग गई। नेहा, दिया और उसके भाई चारों तृष्णा के घर पहुंचे और वहां सभी को वहां का हाल बताया। तृष्णा के पिता बहुत ही सेठ अमीर थे। उन्होंने अपनी बेटी, जो कि अभी तक घर नहीं पहुंची थी, उसे ढूंढने अपने नौकर चाकरों के साथ निकल पड़े। इधर तृष्णा के मकान में बहुत सारे अतिथि आए हुए थे जिनमें नेहा और दिया भी शामिल थे। पर इस वक्त पूरे माहौल में सन्नाटा पसर गया था क्योंकि जिसकी शादी के लिए वे सब इकट्ठा हुए थे उस लड़की का कोई पता नहीं चल रहा था। उधर सेठ जी अपने नौकरों के साथ अपने उस कोठी पर पहुंचे और पूरे मकान और बागीचा छान मारा, जहां पर शालिनी की गर्दन टूटी और दोनों पैर टूटी लाश उन्हें मिली। सेठ जी को उस लड़की या उसकी लाश से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो एक गरीब और दलित लड़की थी। सेठ जी को पड़ी थी तो सिर्फ अपनी बेटी की। इधर तृष्णा की आंखों के सामने से वो मंजर हट ही नहीं रहा था जब उसने अपनी आंखों के सामने से अपनी सहेली को बेरहमी से मरते हुए देखा था। दरअसल वो रेंगता हुआ आदमी तृष्णा के पीछे ही आ रहा था और भागते हुए लड़खड़ाकर जब तृष्णा गिर गई थी उस वक्त उसकी सहेली शालिनी ने उसकी मदद के लिए उसके पास वापस भाग कर आई थी। शालिनी ने सहारा देकर तृष्णा को उठाया था, मगर उन दोनों ने जैसे ही भागना शुरू किया उन्होंने देखा वो रेंगता हुआ आदमी तृष्णा के ठीक पीछे खड़ा उस पर गुर्रा रहा था। तभी तृष्णा ने अपनी सहेली शालिनी को उसके ऊपर धकेल दिया ताकि उसका पीछा छूट सके। जैसे ही शालिनी उस आदमी के ऊपर गिरी, उस सिर टूटे आदमी ने चीखती हुई शालिनी की गर्दन पकड़कर जोर से मरोड़ दिया। शालिनी की लाचार आंखें तृष्णा को मदद के लिए देखती रहीं, मगर तृष्णा पलटकर वहां से भाग गई। रात हो गई थी, रास्ते सुनसान थे। कांपते थर्राते किसी तरह तृष्णा अपने मकान तक पहुंच ही गई थी। अंदर से रोशनी आ रही थी पर कोई नजर नहीं आ रहा था। तृष्णा दूर से ही उसने अपने घर को देखा तो उसकी जान में जैसे जान आ गई थी और उसने अपने कदमों को और भी तेज कर दिया। तृष्णा अपने घर के मुख्य द्वार तक पहुंचने ही वाली थी कि पीछे से उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी और इस आहट ने तृष्णा को अंदर तक कपा दिया था और थोड़ी देर के लिए वो वहीं पर जम गई। पीछे मुड़कर वो वापस भागने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि वह आदमी रेंगता हुआ सामने उसके घर के मुख्य द्वार के पास से उससे देख रहा था। तृष्णा को अचानक फुर्ती आई और वह द्वार की बाईं ओर लगी लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी जो सीधा उसकी छत पर जाती थी। तृष्णा को पता था कि वो रेंगने वाला आदमी सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएगा। वो सीढ़ियों पर ऊपर तक चढ़ गई और अब अपनी छत पर पहुंचने ही वाली थी कि उसकी ठीक बगल दीवारों पर उसे जोरों की सरसराहट सुनाई दी और चौंक कर उसने उस ओर देखा। वह आदमी किसी छिपकली की तरह दीवारों पर रेंगता हुआ उसकी ओर ही बढ़ रहा था।
तृष्णा लड़खड़ाकर उस सीढ़ी से गिरते गिरते बड़ी मुश्किल से बची और किसी तरह अपनी छत पर चढ़ गई और गहरी गहरी सांसें भरने लगी। वो इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि उसकी सांसें उखड़ने लगी। अभी भी तृष्णा अपने छत के किनारे खड़ी उस आदमी को यहां वहां देख रही थी, इस खौफ के साथ कि वो जाने कहां से आ जाए। और जैसे ही वो पीछे मुड़ी, वो आदमी उसके चेहरे के ठीक सामने लाल आंखें और टूटी गर्दन के साथ काले धब्बों वाले चेहरे से अजीब सी गुर्राहट भरे उसे ही देख रहा था। उसने तृष्णा की गर्दन ठीक वैसे ही मरोड़ी जैसा उसने शालिनी के साथ किया था। गर्दन तोड़कर उसने तृष्णा को छत के नीचे धक्का दे दिया और जैसे ही तृष्णा नीचे गिरी, उसके सेठ पिता उसके पास अपनी गाड़ी से उतरकर पहुंचे। चारों ओर उसके नौकर चाकर भी खड़े उसे ही देख रहे थे। अभी भी तृष्णा की सांसें चल रही थी, लाचार आंखें सबको देखे जा रही थी। सेठ जी की सदमे से आवाज ही बाहर नहीं आ रही थी अपनी बेटी को इस अवस्था में देखकर। तभी उस सेठ की नजर उसके छत पर खड़े उस टेढ़ी गर्दन वाले आदमी पर पड़ी। अंधेरा इतना ज्यादा था कि ठीक से नजर कुछ भी नहीं आ रहा था, पर उसके पहने हुए सफेद कपड़े साफ साफ नजर आ रहे थे और साथ ही उसकी टूटी गर्दन और लाल खूनी आंखें। कदमों के पास पड़ी बेटी की खून में लथपथ लाश और घर की छत पर खड़ा वह खूंखार और भयावह काया वाला उसका हत्यारा। यह ऐसा खौफनाक मंजर था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सेठ जी और वहां खड़े हर एक इंसान किसी मुर्दे की तरह भावहीन और स्तब्ध खड़ा था। तभी जोरों की बारिश शुरू हो गई। पूरे गांव में मातम छा गया था। ऐसा सन्नाटा पसरा था जैसे कोई जिंदा ही ना बचा हो। उस कोठी में मौजूद हर एक इंसान डर और खौफ के साए में सांसें ले रहा था। बाहर गरजती और तड़कती हुई बिजली की शोर इस सन्नाटे के बीच और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इसी तरह कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला और यह सुबह एक अलग सी मनहूसियत लेकर आई थी। उजाले के साथ साथ गांव के 4 मजदूर और सेठ के पड़ोस की एक दंपति की मौत की खबरें भी घर के हर एक दरवाजे तक पहुंची। लोग जमा होकर अलग अलग तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग उस समारोह वाली कोठी को शापित और मनहूस कह रहे थे, तो कुछ लोग तृष्णा की शादी को अपशकुन बता रहे थे। जितनी भी मौतें हुई थी, सबकी गर्दन और दोनों टांगे टूटी हुई थी। गांव के लोगों में यह बात लहर की तरह फैल गई कि जिसने भी सेठ की नई कोठी में कदम रखा है, उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए लोग गांव छोड़कर शहरों और दूसरे गांवों में भागने लगे। इतनी बड़ी मात्रा में लोग गांव छोड़कर बाहर जा रहे थे कि गाड़ियों की कमी होने लगी। नेहा के चाचा भी समारोह में शामिल थे, जिनके पास अपनी गाड़ी थी। उन्होंने नेहा को साथ ले जाने को बुलाया, मगर दिया और उसके भाइयों को ले जाने से यह कहकर इनकार कर दिया कि गाड़ी में और जगह नहीं बची। वहीं दूसरी तरफ तृष्णा के सेठ पिता ने भी किसी तरह की मदद से मुंह फेर लिया। शाम होने से पहले जितने लोग भाग सकते थे गांव छोड़कर भाग निकले। पीछे रह गए तो गरीब, मजदूर और कुछ मजबूर। साथ में बच गए सेठ जी, जिन्हें यह सब उनकी जायदाद को हथियाने का किसी का साजिश लग रही थी और वह अपने चमचों और अफसरों से इसकी जांच करा रहे थे। यह रात भी पिछली रात की तरह खौफ और दहशत में डूबी थी। लोग एक साथ जमा होकर घरों में रुके थे कि कोई अनहोनी होने पर सब साथ में मिलकर सामना कर लेंगे। सेठ जी ने भी अपनी चौकीदारी चौगुनी कर ली थी। घर के चारों ओर पुलिस की चौकी लगाई थी और छत पर भी मोटे तगड़े अंगरक्षक तैनात कर दिए थे। इसके साथ ही सेठ, उसकी पत्नी और उसका बचा हुआ इकलौता 26 साल का बेटा सब एक ही साथ कमरे में सोए थे। दिया और उसके भाई भी बाकी मेहमानों के साथ एक बड़े से कमरे में यहां वहां सोए थे। पूरी रात खौफ और दहशत से इतनी ज्यादा भरी थी कि बेचैनी में किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। सभी एकत्र अतिथि आपस में धीमी आवाज में बातें भी कर रहे थे। सेठ जी के ही एक बुजुर्ग काका थे, जो लोगों के बहुत पूछने पर सेठ जी और उस कोठी की कहानी बताने को तैयार हो गए।
उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ इतना ही पता है कि सेठ ने अपने अन्य 2 भाइयों के साथ मिलकर अपने ही पिता और बड़े भाई से सारी संपत्ति जबरन हथियाई थी। ये कोठी इसी सेठ के पिता ने बनवाया था, जो काफी नेक इंसान थे और गरीबों की मदद दिल खोल कर करते थे। उनके कुल 4 बेटे थे, जिनमें से सबसे बड़ा बेटा हूबहू अपने पिता की तरह नेक था, लेकिन बाकी के तीनों भाई बेईमान और स्वार्थी थे। उनके पिता और बड़े भाई अचानक एक दिन गायब हो गए और फिर कभी नजर नहीं आए। लोग मानते हैं कि सेठ और उसके अन्य 2 भाइयों ने ही मिलकर अपने पिता और बड़े भाई का कत्ल करवाया है। इस लालची सेठ की 4 बेटियां और 3 बेटे भी थे। उसके पिता और बड़े भाई की गुमशुदगी के कुछ सालों बाद ही एक एक करके सेठ की 3 बेटियां मर गई और अजीब अनजान स्थितियों में। फिर अब से 5 साल पहले सेठ के दोनों बड़े बेटे गाड़ी दुर्घटना में एक साथ चल बसे। एक बेटी तृष्णा और उसका भाई 2 संतानें ही बचे थे अब इस लालची सेठ के पास। ठीक इसी तरह सेठ के दोनों भाइयों की भी कोई संतान नहीं बची थी और पत्नियां भी बीमार रहती थी। ये सब बताते हुए बूढ़े काका का गला भर आया और वह बताने लगे कि सेठ के बड़े भाई की भी 2 संतानें थी, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन उसकी गुमशुदगी के बाद उसका बेटा अपने चाचा चाचियों के साथ ही रहता था और एक दिन जहर की वजह से उसकी भी मौत हो गई थी। और उसकी छोटी बेटी जो सिर्फ 7 साल की थी, उसका कहीं कोई पता नहीं चला। कहानी बताते हुए सुबह हो चुकी थी और इस सुबह भी बुरी खबरों का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहली खबर थी सेठ के इकलौते बेटे की मौत और उसकी पत्नी की हार्ट अटैक की खबर। सेठ के लगाए मजबूत पहरे नाकाम रह गए और उसकी पत्नी और बेटे को बचा नहीं सके। उसका बेटा छत के नीचे उसी तरह गिरा था और गर्दन और दोनों पैर भी उसी तरह टूट गए थे जैसे उसकी बेटी के। सेठ अपने बेटे और पत्नी के अवस्था को देखकर ऐसे हंस रहा था जैसे पागल हो गया हो। एक और बुरी खबर ये आई कि दिया की दोस्त नेहा, जो अपनी चाचा की गाड़ी से शहर वापस गई थी, उस गाड़ी का गांव की सीमा पर ही दुर्घटना हो गया था। 4 लोग मरे और बाकी अस्पताल में थे। ये खबर सुन दिया दौड़कर अस्पताल नेहा को देखने गई। नेहा की जान तो बच गई थी, मगर वो अभी भी सदमे में थी। अब यह बात पूरी तरह साबित हो चुकी थी कि जिसने उस कोठी में कदम रखा, उनकी ही जाने जा रही थी। खुशकिस्मती से दिया के भाई सुरक्षित थे, क्योंकि उन्होंने दरवाजे के अंदर कदम भी नहीं रखा था। दिया ने ये योजना बनाई कि वो अपने भाइयों और बाकी लोगों से शाम होने से पहले अलग हो जाएगी, ताकि उसकी वजह से उसके भाइयों या बाकियों पर कोई हमला ना हो। दिया के भाई भी उसको लेकर इतने फिक्रमंद और सजग थे कि वो उसे एक पल भी अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। तो दिया के लिए दूर चले जाना बहुत मुश्किल था। इसी तरह नाकाम कोशिशों के साथ 4 बज गए और अब दिया को किसी भी हाल में कुछ करना था। सब हॉस्पिटल से घर लौट आए थे। दिया ने बाथरूम का बहाना बनाया और किसी तरह सेठ के मकान से बाहर निकल आई। अब दिया की नजर मंदिर ढूंढ रही थी, जहां दिया रात भर सुरक्षित रह सके। मकान के ठीक सामने दूर एक मंदिर नजर आ रहा था। दिया को पहले तो अजीब लगा कि पिछले 3 दिनों में एक बार भी उसने यह मंदिर नोटिस नहीं किया था। 5 बज गए थे और आसमान में लाली आने लगी थी। दिया बहुत जल्दी में थी और उसे किसी भी तरह उस मंदिर के अंदर पहुंचना था। दिया पूरी जोरों से दौड़ी और काफी देर दौड़ने के बाद भी जब वह मंदिर उसे उतनी ही दूरी पर नजर आया, तो उसे शक होने लगा कि कहीं यह उसका भ्रम तो नहीं था। पर चारों ओर सपाट खेतों के सिवा दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। उस मंदिर तक पहुंचने की कोशिश के सिवा दिया के पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। दिया ने हार ना मानने की ठानी और दौड़ते रही जब तक उसे एहसास हुआ कि उसका शक बिल्कुल सही था। तब तक शाम हो चुकी थी। जिस जगह पर वो इस वक्त खड़ी थी, वहां दूर दूर तक तेजी से गहराते अंधेरों और वीरान खेतों के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था।
फिर कुछ देर में उन अंधेरों को चीरते हुए एक सफेद सी चीज दूर से पास आती नजर आ रही थी और दिया को समझने में देर नहीं लगी कि पास आने वाली चीज क्या थी। वह रेंगता हुआ दिया के तरफ बढ़े जा रहा था और उसके थोड़ा करीब पहुंचकर जब वह उस पर गुर्राने लगा तो डर के मारे दिया चिल्लाने लगी, रुक क्यों गए तुम? आगे बढ़ो और मुझे मार दो। दिया को डर के मारे घुटन हो रही थी और वो किसी भी स्थिति में उस खौफनाक स्थिति से निकलना चाहती थी। दिया ने फिर चिल्लाना शुरू किया, तुम दुनिया की सबसे मनहूस चीज हो। तुम्हें सबको क्रूरता से मारने में मजा आता है ना? तुम्हें भी कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम हमेशा तड़पोगे। दिया इतनी थक चुकी थी कि उसमें और बोलने की ताकत बची नहीं थी और वही खेत में बड़बड़ाते वहीं पर बेहोश हो गई। लेकिन जब एकाएक दिया की आंखें खुली तो वह चौंक कर उठ गई। चारों ओर नजर घुमाकर देखा तो दूर दूर तक कुछ लोग आते नजर आए और वह रेंगने वाला हैवान कहीं भी नहीं था। दिया को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है। पर दूर से आते उसके दोनों भाई जो उसे ही ढूंढ रहे थे, दिया को देखकर वे बेहद खुश हुए क्योंकि वो सब बेहद डरे हुए थे। सबने दिया से पूछा कि वो रात में कहाँ थी तो उसने सारी बातें बताई। फिर धीरे धीरे दिया को वह सपना याद आने लगा जो उसने रात में इस खेत में सोते हुए देखा था। उसने नेहा और अपने दोनों भाइयों को अपने सपने के बारे में बताया। दिया ने अपने सपने में देखा था कि तृष्णा का सेठ पिता जो उस वक्त यंग था अपने अन्य दो भाइयों के साथ मिलकर सारी जायदाद अपने पिता और बड़े भाई के परिवार से हथियाने का षड्यंत्र कर रहा था। उसकी पत्नियां भी उस षड्यंत्र में शामिल थी, लेकिन सबसे छोटे भाई की पत्नी कहीं नजर नहीं आई। सेठ के पिता बहुत नेक दिल थे। उसके पिता अपने बड़े बेटों के साथ मिलकर खेती करवाते थे जिनसे उन्हें बहुत मुनाफा भी होता था। साथ ही साथ उनका शहर में एक कारखाना भी था जिसे पिता ने जवानी में अपनी कमाई सारी पूंजी लगाकर खड़ी की थी। पिता और बड़े भाई ने मिलकर बहुत सी संपत्ति बनाई थी और वह अपने खेतों को गरीबों को दान भी किया करते थे। वो अपनी संपत्ति के मुनाफे को गरीबों और कर्मचारियों या जरूरतमंदों को दान भी दिया करते थे। इन बातों से परेशान बाकी तीनों स्वार्थी बेटों ने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर पिता से आधी संपत्ति धोखे से साइन करवाई और बाकी की आधी संपत्ति के लिए बड़े भाई पर दबाव बनाया। जब वह नहीं माने तो पहले तो पिता को दोनों पैरों से अपाहिज कर दिया और फिर एक दिन बड़े भाई को भी छत से धकेल दिया जिससे उसके दोनों पैर टूट गए। एक दिन पिता के सर पर बंदूक रखकर पूरी संपत्ति बड़े बेटे से साइन करवा लिया और फिर उसका गला मोड़कर इस सेठ ने उसे मार डाला। उनके पिता यह बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी वहीं पर हार्ट अटैक से मौत हो गई। अंत में दिया ने यह देखा कि एक महिला जो करीब 28 से 30 साल की होगी वह उस मकान में आती है तो सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं और उससे सारे राज छुपाने की कोशिश करते हैं और वह महिला एक छोटी सी 7-8 साल की बच्ची को अपने साथ छुपाकर चुपके से हवाई जहाज से भाग निकलती है। इसके बाद दिया की आंखें खुल गई थी और उसका सपना टूट गया था। दिया इतना बताते ही उठी और दौड़ते हुए उस बूढ़े काका के पास पहुंची जो सेठ के रिश्तेदार थे। दिया ने काका से पूछा कि क्या उनके पास सेठ के सबसे छोटे भाई की पत्नी की तस्वीर है। बूढ़े काका ने अपने पोते के फोन में उस महिला की तस्वीर दिखाई जिसे देखते ही दिया के सामने सारा कुछ साफ हो गया। वह समझ गई कि वह रेंगने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि सेठ का बड़ा भाई है जिसने दिया को यह सपना इसलिए दिखाया ताकि दिया उनकी मदद कर सके। दिया ने उस महिला के बारे में और पूछताछ की तो पता चला कि वह महिला सबसे बड़े भाई की 7 साल की बेटी को छुपाकर उसे बैंगलोर में पाल रही थी। अपने पति और बाकी लोगों की षड्यंत्र को जानने के बाद उस छोटी सी बच्ची की जान बचाने के लिए वो उसे बैंगलोर लेके भाग गई थी। दिया ने उस महिला का फोन नंबर लेकर उससे संपर्क किया और उससे सारी बातें बताई। उस महिला ने देर नहीं की और उसी दिन सेठ के बड़े भाई की बेटी जिसका नाम अंशिका था उसे लेकर आने को तैयार हो गई। वे दोनों दोपहर के 3 बजे पहुंचने वाले थे। तब तक दिया ने अपनी योजना बना ली। वह गांव के लोगों को लेकर सेठ की शापित
कोठी के बागीचे में पहुंची, जहां पत्तियों के ढेर के नीचे उसने ऊंचे सीमेंट का ढांचा देखा था जो पत्तियों से ढक चुका था। दिया को उसी दिन वह समझ गई थी कि किसी मुर्दे को यहां दफन किया हो सकता है। गांव के लोगों ने खुदाई शुरू कर दी। उसका शक बिल्कुल सही निकला और वहां से 2 कंकाल खुदाई में निकाल लिए गए। कहानी सबके सामने स्पष्ट हो चुकी थी और शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। दोपहर के 1 बज चुके थे। सभी लोग उन कंकालों को लेकर गंगा के घाट अग्नि विसर्जन का सारा इंतजाम लेकर पहुंच गए। दोपहर के 3 बज चुके थे। सारा कुछ शाम होने से पहले करना बहुत जरूरी था। सेठ के सबसे छोटे भाई की पत्नी और सबसे बड़े भाई की बेटी अंशिका, उन दोनों के घाट पर पहुंचते पहुंचते 4 बज चुके थे, पर सारा इंतजाम पहले से हो चुका था। बड़े सेठ की बेटी अंशिका उस घर की आखिरी चिराग थी जो अपने दादा और पिता की अशांत और बेचैन आत्माओं को मुक्ति दे सकती थी। जैसे ही अंशिका अग्नि को लेकर चिता की ओर बढ़ी, बारिश होने लगी और सभी एक बार फिर निराशा के फंदे में जकड़ गए। तभी दिया ने फटाफट प्लास्टिक की एक बड़ी सी चादर लेकर चिता को पूरी तरह ढक दिया। फिर उसकी भाइयों की मदद से उसने फटाफट एक और प्लास्टिक की चादर निकाला। दिया ने बारिश के लिए ये सारा इंतजाम पहले से कर लिया था। उसके भाइयों के साथ मिलकर 4 लंबे लंबे बांसों में रस्सी से उस चादर को बांधकर प्लास्टिक का एक छत उस चिता के ऊपर बना दिया। जोरों की बारिश के बीच ही अंशिका ने अपने पिता और दादा दोनों की चिता को अग्नि दी। चिता धुआं धुआं करके लपटों में जले जा रही थी। उस जलते चिता के साथ पूरे गांव में एक अजीब सा सुकून और शांति का अनुभव हो रहा था। अब शाम हो चुकी थी, पर जलते अग्नि के कारण चारों ओर रोशनी फैल गई थी। बारिश भी थम चुकी थी। जब तक पूरी चिता नहीं जली, गांव का एक आदमी भी घर वापस नहीं गया। चिता पूरी तरह जलने के बाद सबने अपने अपने लैंप जला लिए थे, जिससे कोने कोने रोशन थे। अंधेरों में भी उन्होंने रोशनी का दामन थामना बड़े संघर्षों के बाद सीख लिया था। अगली सुबह होते ही गांव के हर एक इंसान के मन में रोशनी, अच्छाई और उम्मीद की किरण फूट रही थी, सिवाय एक इंसान के। वो और कोई नहीं बल्कि वह सेठ था, जो अब लालच और स्वार्थ का प्रतीक बन चुका था। वह सेठ अब पागल हो चुका था और कुछ दिनों बाद ही उसने आत्महत्या कर ली। उसके दोनों भाइयों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। अंशिका और उसकी चाची, जिसने उसे पाला था, अदालत ने सारी संपत्ति उनके हवाले कर दी। अंशिका ने अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा बेचकर गांव के गरीबों में बंटवा दिए। अपने कारखानों और खेतों में किसानों और मजदूरों को नौकरियां दी और पूरे गांव को अपना परिवार मानने की प्रतिज्ञा लेकर अपने पिता और दादाजी के पद पर आगे निकल पड़ी। और ये थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी